सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और बिल्कुल सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो वर्ल्ड वाइड डेयरी फार्मिंग की फील्ड में, खासकर जो फार्म HF गाय की ब्रीड पर काम करते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि सभी फार्मर्स फेस करते हैं। बट दोस्तों, ये डेयरी फार्मिंग को फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मास्टाइटिस के बारे में। दोस्तों, मास्टाइटिस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मास्टाइटिस कितने टाइप्स की होती है, मास्टाइटिस आने के मेन क्या क्या कारण रहते हैं और इसका वेटनरी ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मास्टाइटिस को चेक करने के मेनली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है मास्टर स्ट्रिप के साथ, जिसमें हम दूध में इसको डिप करके अंदाज़ा लगाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एक CMT टेस्ट होता है, ये बहुत ही एक्यूरेट होता है और प्रोफेशनल्स द्वारा अपनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह दोनों टेस्ट परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही जाना है कि ये जो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम है ये लगभग सभी डेयरी फार्मर्स फेस करते हैं। डिजीज़ ये कॉमन है बट फाइनेंशियली ये हमारे फार्म को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके मैं कारण बता देता हूँ। सबसे पहला तो दोस्तों, अगर किसी भी गाय को मास्टाइटिस आ जाती है तो अगर उसने आज सुबह 20 लीटर दूध दिया था तो शाम को ही वो 2, 3, 4 लीटर दूध पर आ जाएगी। सबसे पहले मास्टाइटिस के कारण अपने एनिमल की दूध की प्रोडक्शन प्लस दूध की क्वालिटी इफेक्ट होती है। दोस्तों अगर मास्टाइटिस ज़्यादा बढ़ जाती है तो दूध तो कम होगा ही, जो भी दूध हमारी गाय देगी वो भी ना तो पीने लायक होता है और ना ही किसी प्रोडक्ट मेकिंग में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उस दूध को हम बछड़ियों को भी नहीं पिला सकते, उनको भी यह दूध हार्म कर सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण यह है कि जो मास्टाइटिस को ठीक करने का वेटरनरी 3 दिन का कोर्स होता है, जो हम इंजेक्शन 3 दिन लगातार अपने एनिमल्स को लगवाते हैं, उनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। लगभग एक गाय का अगर हम 3 दिन तक कोर्स करते हैं, अच्छे इंजेक्शन्स की सहायता लेते हैं, तो एक गाय का ट्रीटमेंट नियर अबाउट 4-5 हज़ार तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मास्टाइटिस आखिर अपने फार्म में आती कैसे है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, मेनली मास्टाइटिस के 3 काजेज़ होते हैं, जिसमें इसमें सबसे पहला होता है एनवायरनमेंट इश्यूज़, दूसरा होता है फीडिंग और तीसरा होता है डेयरी फार्मिंग की मैनेजमेंट। दोस्तों, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि गर्मियों के मौसम में जब ज़्यादा बारिश होती है तो मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस चिपचिपाहट हो जाती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जब ज़्यादा फॉगी वेदर होता है, ज़्यादा धुंध पड़ती है, धूप नहीं निकलती, इन सब सिचुएशंस में जो बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो दिन ब दिन बढ़ता है और हमारे काउज को वो इफेक्ट करता है। ये 2-3 एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे एनिमल्स में मास्टाइटिस का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसका दूसरा कंसेप्ट होता है फीडिंग का। दोस्तों, बहुत ही कम पशुपालक भाई यह जानते हैं कि हम अपने एनिमल्स को जो भी फीड देते हैं उसमें एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा कितनी जा रही है। दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं। एफ्लाटॉक्सिन को हम आसान या देसी भाषा में उल्ली बोल सकते हैं या फंगस बोल सकते हैं। दोस्तों, फीड में एफ्लाटॉक्सिन ज़्यादातर आती है लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करने से। इसके मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जब हम दोस्तों ज़्यादा मॉइस्चर वाली गिल्ली मक्की या कोई भी अनाज, इसमें कॉटन सीड्स में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को जब हम एफ्लाटॉक्सिन टेस्ट ना करवा करके डायरेक्टली उनको अपनी फीड में इस्तेमाल करते हैं और वो फीड 10-12 दिनों तक अपने फार्म पर पड़ी रहती है,
और दोस्तों उस फीड में जो एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा है वो 80 पीपी या 100 पीपी से भी पार चली जाती है। और दोस्तों ये मेजर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसी फीड डालते हैं जिसमें एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा है तो वो सबसे पहले तो अपने एनिमल के दूध की प्रोडक्शन को ख़राब करेगी। डायरेक्टली एनिमल द्वारा फीड का इंटेक लेने के बाद वो एफ्लाटॉक्सिन उसके दूध में चला जाएगा। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी कंपनियां फार्मर्स को बिना बताए दूध का सैंपल लेती रहती हैं। ऐसे में आपका जो दूध है वो कुछ दिनों तक बंद किया जा सकता है अगर आपके फार्म के दूध में एफ्लाटॉक्सिन आती है। दूसरा दोस्तों इसका कारण होता है मास्टाइटिस। जो एनिमल को आप जो भी इंटेक दे रहे हैं, चाहे वो साइलेज है चाहे वो फीड है, साइलेज में भी एफ्लाटॉक्सिन हो सकता है। आपने इस बात की पुष्टि कर लेनी है कि अगर आपके फार्म पर बार बार मास्टाइटिस आ रही है तो आप फीड और साइलेज का सैंपल जरूर चेक करवाएं, उसमें एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा जरूर चेक करवा लें। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, थर्ड इसका मेजर इशू होता है डेयरी फार्मिंग की मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। इसमें दोस्तों क्या चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले जिस जगह पर हमारे एनिमल बैठ रहे हैं उसकी अच्छे तरीके से वो सूखा ना होना, वहाँ पर ज़्यादा गंदगी होना। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जब पशुओं के बैठने की जगह पूरी गोबर की रहती है तब भी मास्टाइटिस नहीं आती, और जब पूरे अच्छे तरीके से सूखा रहता है तब भी इशू नहीं आता। दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब एनिमल का गोबर और जो मिट्टी होती है वो आपस में मिल जाती है। ऐसे में मास्टाइटिस को दावत देना यह हो जाता है। पशुपालक भाइयों, या तो पशुओं के बैठने की जगह गोबर की हो, कहने से मतलब क्या है कि जो भी हमारी गाय बैठने की जगह पर गोबर करती हैं उसको हम उठा करके धूप में सुखा करके अपने फार्म में उसको बिखेर दें, या जो भी गोबर उठा रहे हैं वापस उसको वहाँ पर ना डालें। जब भी मौसम के कारण अपने एनिमल के बैठने की जगह पर गंदगी हो, गीला हो, तब आप वहाँ पर सूखी मिट्टी डालते रहें। मिल्किंग करते वक्त फार्मर्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिसमें सबसे पहली होती है कि पशुओं के थनों को मिल्किंग के दौरान अच्छे तरीके से साफ ना करना, उनको ना धोना। दोस्तों काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसा करते हैं कि थनों को धो लेने के बाद जब तक उनके ऊपर से पानी अभी टपक रहा होता है, थन अभी गीले होते हैं, तभी थनों के ऊपर मशीन लगा दी जाती है। आपने दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थनों को धोने के बाद एक कपड़े की मदद से उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स डिपर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिल्किंग के बाद जब हमारे पशुओं के थनों में जो होल होते हैं वो कुछ देर तक खुले रहते हैं, नियर अबाउट हाफ आवर तक वो खुले रहते हैं, तब तक दोस्तों उसमें कोई भी मास्टाइटिस का बैक्टीरिया ना आए, इसके लिए हम डिपर्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों डिपर आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ग्लिसरीन फार्मूला ही होता है जो हम अपने एनिमल के थनों में डिप करते हैं और उसके ऊपर वो एक परत बना लेता है, और जब तक हमारे एनिमल के थन का होल बंद होता है तब तक उसको वो अच्छे तरीके से हाइजीन रखता है, मास्टाइटिस के या किसी भी और बैक्टीरिया से दूर रखता है। दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं मेंटेनेंस में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो मास्टाइटिस है ये होती कितने तरीके की है। दोस्तों मास्टाइटिस के बारे में जेन्युइन नॉलेज बहुत ही कम है। मास्टाइटिस को सिर्फ ऐसा देखा जाता है कि एनिमल का अडर सूज जाएगा और उसमें छिड्डियाँ आने लगेंगी, स्पॉट्स आने लगेंगे। दोस्तों जनरली जो मास्टाइटिस होती है ये दो तरीके की होती है। इसको पहला नाम दिया गया है क्लिनिकल का, दूसरा नाम दिया गया है सब क्लिनिकल का। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लें कि क्लिनिकल मास्टाइटिस क्या होती है। पशुपालक भाइयों, जब भी हम अपने एनिमल्स की मिल्किंग करते हैं उस दौरान हमें अपने एनिमल के अडर में सूजन, प्लस जब हम उसके थनों में से दूध को पंप करते हैं तो उसमें छिड्डियाँ, जिसको हम स्पॉट्स बोलते हैं, सफ़ेद रंग के स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एनिमल ज़्यादा स्वेलिंग के कारण बैठना बंद कर देता है, इनटेक उसका कम हो जाता है। और क्लिनिकल में दोस्तों जो टेम्परेचर है एनिमल का वो ज़्यादा तौर पर तो नहीं बढ़ता, पर अगर 2-3 दिनों तक उसका इलाज नहीं किया जाता तो इसमें हमें अपने एनिमल को बुखार भी देखा जा सकता है। दोस्तों ये सब लक्षण होते हैं
क्लिनिकल मास्टाइटिस के। पर दोस्तों एक सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होती है, इसमें क्या होता है कि ना तो अपने एनिमल के अडर में स्वेलिंग आएगी, ना ही उसमें आपको छिड्डियाँ देखने को मिलेंगी, स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कई बार इसमें एनिमल के दूध की प्रोडक्शन भी कम नहीं होती है। तो दोस्तों सब क्लिनिकल जो मास्टाइटिस होती है इसका हम पता लगाते हैं या तो CMT टेस्ट करके, या इसमें दोस्तों हम स्ट्रिप टेस्ट भी कर देते हैं, जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा। या दोस्तों अगर आपके पास यह दोनों समाधान नहीं है तो आप दूध की धार को अपने हाथों पर निकाल करके आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कई बार जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है सब क्लिनिकल मास्टाइटिस तो इसमें दूध का कलर भी चेंज हो जाता है, और जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों दूध एक फ्लूइड की फॉर्म ले लेता है। जिस प्रकार से पस होती है उसमें ज़्यादा तेज गंदगी की बदबू आती है, पस की बदबू आती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इसकी दोस्तों अगली पहचान यह है कि एनिमल के सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के अफेक्ट होने के नियर अबाउट 12-15 घंटों में ही उसके अडर के लिगामेंट्स इफेक्ट होने लगते हैं। पशु अपना इंटेक बिल्कुल बंद कर देता है, और दोस्तों एनिमल को बहुत ही तेज बुखार होता है, 105-106 तक भी यह एनिमल का टेम्परेचर ले जाती है। तो दोस्तों ये सब पहचान होती हैं सब क्लिनिकल मास्टाइटिस की। तो भाइयों अब मैं आपको CMT और स्ट्रिप टेस्ट करके दिखा देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको एनालाइज कैसे किया जाता है और इसका प्रोसीजर हम क्या फॉलो करते हैं। दोस्तों CMT करने के लिए अपने पास सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये एक पैड होता है जो आप सफेद रंग का देख रहे हैं। दोस्तों इस पैड में चारों अलग अलग थनों के लिए 4 अलग अलग कॉलम बने होते हैं, और हमने सैंपल लेते वक्त यह बात ध्यान में रखनी होती है कि एक थन का सैंपल दूसरे थन से मिक्स ना हो जाए। हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अब हम दोस्तों इसमें रीजेंट डालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रीजेंट होता है, मैंने यह फिल करके रखा हुआ है। 3 ml रीजेंट हमने एक कॉलम में डालना है। टोटल यहाँ पर हमारा 12 ml रीजेंट लगेगा। सभी कॉलम्स में हम यह रीजेंट डाल देते हैं और इसको हम हिलाना शुरू करते हैं ताकि अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, रिएक्ट करे और हमें अपना CMT रिजल्ट मिल जाए कि कैसे कौन कौन से थनों में मास्टाइटिस के लक्षण देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट तरीका होता है जिसमें हम अपने एनिमल की सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को पहचान लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बाकी 2 थन साफ हैं, ये जो 2 थन हैं इनमें मास्टाइटिस देखी जा रही है। दोस्तों एक ये इस थन का आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हुआ है, कहने से मतलब है कि इसका इन्फेक्शन सबसे ज्यादा है। ये जो हमारी गाय है इसको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, और दोस्तों ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो अब दोस्तों हम स्ट्रिप टेस्ट भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप टेस्ट होता है ये pH फॉर्मूला पर काम करता है। इसमें हमें कलर से आइडेंटिफाई करना होता है। इस पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, एडवांस्ड क्लिनिकल और नॉर्मल, इस पर इंडिकेट किया गया है। दोस्तों इसमें से हम एक पीस का पेपर लेंगे, उसको हम डिप करते हैं, और दोस्तों इस प्रकार से आप इसके ऊपर भी सिरिंज से दूध का सैंपल डाल सकते हैं और इसको सीधा दूध में भी डिप कर सकते हैं। दोस्तों डिप कर लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सुखाना है। सुखाने के बाद इसमें जो कलर चेंज होता है उससे हमने इसकी इंडिकेशन लेनी होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ही इंडिकेशन दे रहा है, इस एनिमल को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फार्मिंग मैनेजमेंट में एक और एस्पेक्ट आ जाता है कि जब हम अपने एनिमल को ड्राई करते हैं तो ड्राई करने का अगर आप सही प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं तो भी अपने एनिमल को मास्टाइटिस बन जाता है। दोस्तों जब हम अपने एनिमल को ड्राई करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। हमने उसकी मिल्किंग को सबसे पहले डिले करना होता है, टाइम लेट करना होता है। आफ्टर दैट उसमें हम दोस्तों
एक एक टाइम मिस कर देते हैं। अगर हम दिन में 2 बार मिल्किंग करते हैं तो उसमें एक टाइम की मिल्किंग बंद करके और धीरे धीरे आफ्टर दैट हम एक एक दिन स्किप करते हैं और आफ्टर दैट 2-2 दिन स्किप करके हम उसमें उसके थनों में दोस्तों ट्यूब, ड्राई ट्यूब जो काफ़ी सारी कंपनियों की आती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई जो अपने एनिमल को अच्छे तरीके से ड्राई नहीं करते और ड्राई करने के बाद चेक नहीं करते कि कहीं मास्टाइटिस तो नहीं बन गई है, या ट्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन केसेस में भी दोस्तों हमारा जो एनिमल है वो मास्टाइटिस से अफेक्टेड हो जाता है। और दोस्तों ये जो मास्टाइटिस होती है जब हमारा एनिमल ब्याह जाता है उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो पशुपालक भाइयों अब हम इसके वेटरनरी इलाज के बारे में जान लेते हैं कि हम इनको कौन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट फार्म में कुछ केसेस आने के कारण हमें इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी इस तरीके से यूट्यूब वगैरह पर इलाज बताता है तो आपने उसको डायरेक्टली सेम टू सेम फॉलो नहीं करना है। किसी भी वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपने उसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों जो हम अपने फार्म पर ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे एनिमल को मास्टाइटिस आती है तो सब क्लिनिक मास्टाइटिस में हमें अपने एनिमल को NS की बोतलें भी चढ़ानी पड़ती हैं। वो हमारी एनिमल के वेट के ऊपर डिपेंड करता है। 2, 4 या 5, 6 लीटर भी हम अपने एनिमल को NS चढ़ा देते हैं क्योंकि दोस्तों सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में हमारा एनिमल बैठ जाता है और पानी की उसमें कमी होती है। इसके कारण हम उसको NS की बोतलें भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने एनिमल को हल्की सी स्वेलिंग है तो उसमें हम मैक्लोडाइन नाम का इंजेक्शन 16 ml यूज़ करते हैं। और अगर मैक्लोडाइन उतना रिजल्ट नहीं देता, स्वेलिंग खड़ी रहती है, तो हम उसमें 10 ml आइसोफ्लड का इस्तेमाल करते हैं। पशुपालक भाइयों इसके अलावा हम एवल 10 ml यूज़ करते हैं। और एंटासेफ दोस्तों हम अपने एनिमल के जब छिड्डियाँ ज़्यादा आती हैं तो एंटासेफ जो इंजेक्शन है वो काफ़ी कारगर है। दोस्तों एंटासेफ एक पाउडर और उसके साथ एक फ्लूइड आता है, दोनों को हम मिक्स करके पूरा ही वो पैक अपने एनिमल को लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इसका वेटनरी इलाज होता है। बट अगर आपके फार्म पर कोई भी मास्टाइटिस का केस आता है तो आपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह लेकर के ही उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों जो मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट है ये एनिमल की कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर दोस्तों हम इसके पहले ही कुछ घंटों में एनिमल के अफेक्टेड होने के पहले ही कुछ घंटों में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आसानी से एनिमल कवर अप कर जाता है। बट दोस्तों अगर यह मास्टाइटिस बिगड़ने लगती है तो हम इसमें हार्ड एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉयड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये सब ट्रीटमेंट आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाइएगा। तो दोस्तों नॉर्मली कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। कहने से मतलब कि जो इलाज है उससे बेहतर है बचाव किया जाए। तो दोस्तों इसके बचाव आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो मास्टाइटिस है आपके एनिमल्स को अफेक्ट ना करे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला होता है कि फार्म की मैनेजमेंट। दोस्तों फार्म की मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं कि एनिमल के बैठने की जगह सूखी होनी चाहिए। जिस जगह पर आप फीडिंग कर रहे हैं, दिखा देवी, जिस जगह पर दोस्तों आप फीडिंग कर रहे हैं लगभग 12 घंटे के बाद दोस्तों यह जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। अगर पिछली बार का जो फीड है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और आपने इसके ऊपर और डाल दिया तो दोस्तों जो पहले से यहाँ पर हरा चारा पड़ा हुआ है उसमें फंगस पैदा हो जाएगी। ये फंगस आगे चल के कारण बनेगी मास्टाइटिस का। इसके अलावा मिल्किंग करने के समय पर दोस्तों आप अपने एनिमल के थनों को अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ कर लेने के बाद जब अच्छे तरीके से वो ड्राई हो जाए तब उनके ऊपर मिल्किंग मशीन चढ़ाएं। दोस्तों तब तक अपना जो एनिमल है वो अच्छे तरीके से दूध को भी अपने थनों में भर लेगा और उसकी मिल्किंग भी स्मूथ हो जाएगी। आफ्टर दैट मिल्किंग के बाद आप डिपर इस्तेमाल करें। दोस्तों मिल्किंग करने से पहले 2-3 बार अपने हाथ के ऊपर उसकी धार मार करके देख लें। अगर आपको कलर चेंज लगता है या एनिमल की प्रोडक्शन भी आपने नोट करते रहना है। एनिमल की प्रोडक्शन में गिरावट, दूध में दूध का कलर चेंज हो जाना या छिड्डी वगैरह आती है तो मिल्किंग से पहले ही आपने चारों थनों में अलग अलग बार से अपने हाथ के ऊपर धार मारकर देखनी है कि उसमें कोई चेंज तो नहीं है। और दोस्तों मिल्किंग होने के बाद एक चीज़ और मेक श्योर करें कि अच्छे तरीके से सभी थनों में बराबरी से दूध निकल जाए। अगर दोस्तों मिल्किंग अच्छे तरीके से नहीं होती है, किसी थन में दूध बचा रह जाता है
तो वो भी कारण बन सकता है मास्टाइटिस का। दोस्तों डिपर्स वगैरह का आपने इस्तेमाल करते रहना है और एक कोशिश यह करें कि मिल्किंग करवाने के बाद एनिमल जा कर के लगभग आधा घंटा पीछे जा कर के बैठे ना, वो खड़ा रहे। इसके लिए आप अपने एनिमल्स की फीडिंग में कुछ थोड़ा बहुत फीड ऐड कर सकते हैं या उसको आप कच्चा हरा भी दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने एनिमल्स को ड्राई करते हैं तो पूरा एक्यूरेट प्रोसीजर फॉलो करके ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने का एक्यूरेट प्रोसीजर क्या होता है, हम इस पर काफ़ी सारी वीडियोस कर चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी फीड में आप टॉक्सिन बाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के टॉक्सी बाइंडर की डोज अलग अलग होती है, आप वो जहां से परचेज कर रहे हैं या पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपने एनिमल के फीडिंग के ऊपर वो टॉप ड्रेसिंग उसकी कर सकते हैं। दोस्तों मेक श्योर ये करें कि किसी अच्छी कंपनी का ही टॉक्सी बाइंडर लें, वो ही काम करेगा, वही टॉक्सिटी को बाइंड करता है, वही आपके एनिमल को फ़ायदा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि किसी हमारे एनिमल को मास्टाइटिस आई है तो उसको बाकी सारे ग्रुप ऑफ एनिमल से अलग कर लें, क्योंकि भाइयों ये मास्टाइटिस एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक जाती है। बैक्टीरिया एक एनिमल से दूसरे एनिमल को अफेक्ट करता है, यह एक छूत का रोग होता है। तो उसको दोस्तों अलग करके आप अगर साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइलेज बंद कर दें, उसको हरा चारा दें, क्योंकि दोस्तों साइलेज में भी कुछ ना कुछ टॉक्सिटी होती है और जो हरा चारा होता है वो अपने एनिमल के रूमन को सूट भी करता है, प्लस एनिमल की डाइट तो वैसे ही कम हो चुकी होती है, उसका इंटेक कम होता है, तो हरा हल्का भी होगा, आपका एनिमल उसे खाएगा भी और उसमें टॉक्सिटी भी नहीं होगी। तो दोस्तों यह सब तरीके अपना करके आप उस एनिमल को अलग रख के उसका ट्रीटमेंट करवा करके जब वो अच्छे तरीके से रिकवर करेगा तभी उसको आप अपने दूसरे एनिमल के ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक जल्द वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।